जो एक अगर कोई हाई कन्विक्शन स्टॉक लेके मुझे अगर कोई बैठना है, तो मुझे ये लग रहा है कि अंडर प्ले जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो कोल इंडिया का है। कोल इंडिया को अभी जैसे ओएनजीसी के साथ हुआ है, यही चीज आपको कोल इंडिया में होते हुए दिखेगी, क्योंकि कोल के भाव, कोल की डिमांड जो दिख रही है उसके हिसाब से, तो एनर्जी इज बैक एंड कोल विल ऑल्सो सूड बी बैक। तो मतलब उसको आप इग्नोर ना करें अपने पोर्टफोलियो में अगर वो नहीं है, क्योंकि हम लोग पीएसयू स्टॉक्स अक्सर नहीं ज्यादा इतने उससे लेने की चेष्टा करते, बट मुझे लगता है कोल इंडिया की एक री रेटिंग जो है वो ओवरड्यू सी हो चुकी है। आपकी टारगेट्स अल्टीमेटली अगर आप देखें 6 महीने 1 महीने डाउन द लाइन क्या होंगे यहाँ के, प्रकाश दीवान जी? वीरेन, ये स्टॉक ऐसा है, ओएफएस में अगर आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है तो इसलिए डिस्काउंट दिया जाता है कि एक नॉर्मल ट्रेंड है। वो डिस्काउंट कितने टाइम तक रहता है ये देखने वाली बात होगी, बट ये लगे हाथ आपको लेना है। ये अपॉर्चुनिटी होती है कि सरकार को अपना स्टेक कम करना है, उन्होंने एक समय सीमा चुन के रखी है, वहां पे उसमें कर रहे हैं। जो आयरन ओर की शॉर्टेज जो अगर देखें अगर आप, और जो ब्राजील से भी इशू जो हो रहे हैं, और जो चाइना के वहां से प्रोडक्शन कम होने की वो है, और जबकि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो आयरन ओर की क्वालिटी जो इंप्रूवमेंट आपको आउटपुट की दिखती जा रही है दिन भर दिन, वो मुझे नहीं लगता कहीं भी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम घटेगी। और एनएमडीसी के पास जो एसेट्स हैं, एनएमडीसी के पास जो क्षमता है, चाहे वो आगे चल के उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, पावर के क्षेत्र में जाते हैं, स्टील प्लांट में जाते हैं, वो सब देखने की वाली चीजें हैं। बट इट्स अ जायंट विच हैज जस्ट वोकन अप। मतलब अभी तो ये शुरुआत हुई है कि नया दौर अब शुरू हुआ है एक्सपेंशन का। मुझे लगता है कि इसके रिजर्व्स और इसकी क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट और स्ट्रेंथ देखते हुए आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर, और कई लोगों ने नहीं लिया ये सोच के कि ये बढ़ ज्यादा गया है और ये घट जाता है हर उसमें, बट आप इसकी चिंता इसलिए ना करें कि ये लॉन्ग टर्म में ये आपको एक बहुत बहुत आपकी पोर्टफोलियो की दृढ़ हड्डी बन के रहेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन द ओएफएस। काफी अगर आप देखें बेटर रहते हैं। आपकी अप्रोच 120 के प्राइस पर ओएनजीसी पर क्या होगी? ओएनजीसी को टिपिकली अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको लेना हो तो ये थोड़ा सा लेट हो गया है। नो डाउट सीएलएसए यहां से भी डबल होने की वो उम्मीद लगा रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। बट जो क्रूड में जो तेजी जब शुरू हुई थी, और नीरज रोज आके हमको बता के जाते हैं कि क्रूड में उबाल है, 60 के ऊपर निकल गया, 70 के ऊपर निकल गया, ये जो मूव्स है, इसके बाद क्या होगा कि ओएनजीसी को अब अपने ऑपरेशंस में से काफी कुछ केपेक्स करके उसको हार्नेस करना पड़ेगा। मतलब आज आपके पास तेल तो है, खनिज तेल है, लेकिन उसको निकालना है, वो करना है, और कई चीजों में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसकी प्राइस रियलाइजेशन उतनी स्ट्रांग रहेगी कि नहीं रहेगी इमीडिएट बेसिस पे, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। तो इट इज अ बाय ऑन डिप्स। मतलब इस भाव पे अगर आप लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड या टाइम जो इसमें लगेगा इसको ग्रो होने में, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। पर अगर आपको गिरावट मिलती है मार्केट में कोई और कारण से, और क्रूड ऊपर रहता है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉक्सी प्ले है। और जैसे मैंने कहा, अपने ऑयल एंड गैस की जो एंसिलरी सर्विसेज है वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ेंगी। अगर ओएनजीसी को तेल के ऊंचे भाव, क्रूड के भाव का फायदा उठाना है, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सपेंशन करने पड़ेंगे अपने ऑपरेशंस को। तो उसी लिहाज से वो अल्फा, जियो, एशियन एनर्जी सर्विसेज, एचओईसी, ये सारी कंपनियों का जो है तांता जो है ये इसमें जान आ जाएगी। बट ओएनजीसी बाय ऑन डिप्स इज द मोर स्पेसिफिक अप्रोच। वेबसाइट्स देख लें, इनमें कोई शेयर आपको पसंद आता हो तो उसका नाम शेयर कीजिए। देखिए, कुछ समय पहले मैंने इंडिगो का जिक्र इसीलिए किया था कि मैं कुछ समय से वापस थोड़ा सा ट्रैवल करना मैंने शुरू किया, कंपनी विजिट्स और ये सब के लिहाज से, और आश्चर्य कर रहा था कि इंडिगो की कोई भी फ्लाइट में आपको शायद 50% की जो कैपेसिटी अगर अलाउड थी तो उससे एक भी पैसेंजर कम हो। तो ये और अच्छे खासे भाव भी उनके ऊपर के हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई सब्सिडाइज रेट्स पे चल रहे। सो जो अप्रोच है सारा, उससे आपको रिकवरी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो एक तो इंडिगो का भाव कच्चे तेल का भाव ऊपर जाने के बावजूद गिरता हुआ नहीं दिख रहा, ये बहुत क्लियर एक इंडिकेटर है। सेकेंडली, जो ऑर्गेनाइज ट्रैवल होगा शैल जी, उसमें चाहे होटल्स का बुकिंग का सिलसिला हो गया, ट्रैवल कैसे करना, क्या टैक्सीज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना, उसमें आपको बहुत बढ़िया मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज ट्रैवल सपोर्टर्स, फैसिलिटेटर्स के पास जाएगा। तो मैंने कुछ समय पहले थॉमस कुक का जिक्र किया था, तब
मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या लेवल था, बट 50-52 के जोन में उसको डिस्कवर जब किया था। अब वो वहां से 65 की तरफ तो चल चुका है, तो एक 30% की अपसाइड तो आई है। लेकिन अभी भी जैसे जैसे रिकवरी आपको दिखे आपके सामने, नजरों के सामने, देखिएगा कि ये इस टाइप की कंपनीज जो सारे दौर से गुजर के भी अटल रही बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ पे, वैसी कंपनीज आगे चल के आपको ग्रो होंगी। और अभी तो इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं शुरू हुआ, अभी तो सिर्फ मनाली और गोवा की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर जाने की भी वो खुल जाएगा, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे दुबई साइड हो, यूके हो, तो आपको एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक मूव जो है वो दिखेगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि रिकवरी देखिए फिर लीजिए। आप वो रिकवरी की उम्मीद में पहले से लेके बैठ जाएंगे और समय लग जाएगा तो आपकी पेशेंस थोड़ी सी वो हो जाएगी। बट बाई वंस द रिकवरी इज अंडर वे गुड एंड प्रॉपर, बट थोड़ी सी स्टॉक्स रनअप हो चुके हैं, इसलिए तो उम्मीद बहुत ज्यादा बनी हुई है इसमें, होप ट्रेड हो चुका है, तो थोड़ा सा संभल के लिए। बट लॉन्ग टर्म बेसिस की मैं बात कर रहा हूं, थॉमस कुक इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट नेम्स। 80-90 पर एलटी फूड्स ने भी बीते एक साल में काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है। आई मीन 90 ऑलमोस्ट वर्सेस 20। और आपका केआरबी अगर आप देखें 275 पे ट्रेड करता हुआ। राइस स्टॉक्स में आपकी कोई थॉट, और इनमें से कोई पसंद, या फिर अवॉइड करेंगे आप इस स्पेस को? आपका टेक क्या है एलटी फूड्स पे, स्पेशली एलटी फूड्स पे? वीरेंद्र, एलटी फूड्स पे ही फोकस करना चाहूंगा। केआरबीएल में इश्यूज थोड़े अलग हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके भी कुछ उंगलियां उठी, इस पे वो संदेह था थोड़ा सा। बट एलटी फूड्स का बिजनेस मॉडल मुझे जो समझ आता है उसमें बड़ा सिंपल है। ये कंपनी ने अभी तक compete किया ब्रांडेड बासमती राइस को लेके, लेकिन साथ साथ इन्होंने अपनी बिसात जो बिछाई और बढ़ाई वो यूएस के मार्केट में नॉर्मल ऑर्गेनिक ग्रेन्स को, पल्सेस को लेके, ठीक है, सीरियल्स बेच रहे हैं वहां पे, पर ऑर्गेनिक वाले सब बेच रहे हैं, तो हाई एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। यूरोप में इन्होंने जो अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स राइस के और राइस डेरिवेटिव जिसको कहते हैं कि राइस में से दूसरी चीजें जो उत्पादन जिसका होता है, वो सब चीजें इन्होंने बेचना शुरू किया। उसकी एक्सेप्टेंस गजब की चेंज हो गई है पिछले एक साल में। ये पैंडेमिक में पैकेज फूड के अंदर अगर कोई एक्सेप्टेंस बड़ी हो जो पास्ता और नूडल्स के अलावा, तो वो राइस प्रोडक्ट्स की है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से इन्होंने एक जापानीज कंपनी के साथ भी जो ब्रांडिंग करके एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, हिंदुस्तान में इसकी एक्सेप्टेंस इतनी, मैं ग्लोबली मैं मानता हूं कि ये ऑलरेडी बहुत प्रचलित है और बढ़ेगा। दूसरी चीज जो इन्होंने की है वो ये कि बैलेंस शीट को बड़े अच्छी तरह सुधारा इन्होंने, अपना डेट धीरे धीरे घटा के इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया। और अगर ये डेट रिडक्शन एक और साल इनको मिल जाए, अच्छा प्रॉफिटेबल होता है, कैश जनरेटिव होता है, तो अगले मार्च तक इनकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से एलटी फूड्स को जो 40 से 80 की जो रफ्तार इसने पकड़ी थी, वो आपको शायद वापस रिज्यूम होती हुई दिखेगी। और आई वुडंट बी सरप्राइज मार्च आते आते इसका भाव करीब 120-125 तक भी जा सकता है। चलेंगे राइट्स पर। शैली, आपने इतनी बढ़िया इस पे टिप्पणी करी है, जो मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि इस कंपनी को इसका डिजर्विंग जो भाव है, अप्रिसिएशन है, वो मिलता है। इसलिए नहीं है कि लोगों को एक वो इस पे वो लगा रहता है कि पीएसयू है, सरकारी ओनरशिप वाली है। बट यकीन मानिए कि इस कंपनी के पास जो क्षमता है ये डेवलप करने की, सॉल्यूशंस डेवलप करने की, खास करके जो कॉम्प्लेक्स ईपीसी रेलवे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आसपास काफी नेबरिंग कंट्रीज में भी इनका बहुत बोलबाला है। और मुझे लगता है कि आगे चल के आपको इसकी स्पेशलाइजेशन की वैल्यू दिखेगी जब नए प्रोजेक्ट्स वापस, ये पैंडेमिक के बाद शुरुआत इसकी होगी या एक रिजम्पशन होगा। एज ए डिस्क्लोजर, मैं तो आईपीओ के समय से एक शेयर होल्डर हूं इसमें, बट मुझे ये लगता है कि ऐसी कंपनीज बनानी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे अगर आप देखें तो उस हिसाब से ये आपको कोई भाव इसका है नहीं। इनकी विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स जो है अगले 2.5 साल 3 साल की बहुत क्लियर है, और अच्छे मार्जिन पे काम करते हैं, जो नॉर्मली होता नहीं है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके या रेलवे या मिनिस्ट्रीज को लेके, बट इस केस में है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया जा सकता है। गिरावट पे लें, आज लें, जब भी लें, पर ये लॉन्ग टर्म में आपको एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के रफ्तार जो है बहुत इंप्रेसिव जो दे सकता है अपने पोर्टफोलियो में, और बनाए रखे इसको। प्रकाश दीवान जी, वीरू, देखिए, ये स्टॉक को लेने का समय तो काफी पहले निकल गया अगर किसी को लेना था। महंगा है स्टॉक, क्योंकि महंगा लगता है कि स्टॉक, क्योंकि इस स्पेस में आपको इसका किसी और से कंपेयर करने का वो मुमकिन है नहीं। अभी एक यूनिक पोजीशनिंग है इसकी,
और आज एक स्टेटमेंट जो आई है जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी साहब की तरफ से, उन्होंने सिर्फ एक ऐसे एक इशारा किया कि गेमिंग का फ्यूचर बहुत है हिंदुस्तान में और लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे जिस हिसाब से गेमिंग बढ़ेगा आगे चल के। और उसके बाद से ये स्टॉक के ऊपर सबका ध्यान आ गया कि भाई अगर गेमिंग चलेगा तो क्या चीज है लिस्टेड स्पेस में, एक यही है। और नजदीक कोई आए तो डेल्टा कॉप आता है। अब जहां तक रिकमेंडेशन का सवाल है, इसको लेने का टाइम जैसे मैंने कहा बुरे वक्त में अगर कोई नीचे आता है, क्योंकि लोग इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा बना के बैठे हैं। और अगर कोई गिरावट में आपको नीचे मिले और आपको लगता है कि गेमिंग में आपको इसके थ्रू प्ले करना है तो आप ले सकते हैं। इस लेवल पे अगर आप लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड नेचुरली थोड़ा सा अनफेवरेबल है, पर जिनके लिए है उनके लिए एक कॉन्फिडेंस ये आता है ये देख के कि उनकी जो कन्विक्शन है कि ऊंचे भाव पे भी आईपीओ में पार्टिसिपेट करके लोगों ने पैसा बनाया है, तो वो पैसा बनाया तो वो सही है। बट मेरे हिसाब से इसको नीचे के लेवल्स पे ही लेना चाहिए, ऐड करना चाहिए, नॉट एट द करंट लेवल्स। लीजिए अब है आईआईएफएल सिक्योरिटीज के बारे में कोई खास टिप्पणी और एक जनरल व्यू ब्रोकिंग मार्केट का। नहीं शैल जी, देखिए जो जिस प्रकार की एक्टिविटी प्राइमरी मार्केट में भी बढ़ती हुई दिख रही है, सेकेंडरी तो था ही, बल्ले बल्ले चल रही थी वहां पे तो, और अब आपको प्राइमरी मार्केट में भी इतना बड़े आईपीओस का तड़का लगते हुए दिख रहा है, तो ये स्पेस में डेफिनेटली पार्टिसिपेशन लेवल्स जो है हिस्टोरिकली जो थे उससे कई ज्यादा है। तो आई डोंट थिंक कहीं भी कोई डाउट है, इसकी री रेटिंग तो होनी थी। बट इसमें आपको अगर प्ले करना है तो मैं हमेशा याद कराता हूं कि आपको प्ले करना है यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म से या न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से, और उसमें सीडीएसएल आज भी ऑफकोर्स 1100 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि इतनी वैल्यूएशन मिल रही है इसको, वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। बट ये याद रखिए कि एलआईसी का जो आईपीओ आएगा वो एक नया माइलस्टोन सेट करेगा इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। और इसमें पार्टिसिपेशन से ज्यादा खूबी ये है कि नए निवेशक बहुत सारे आएंगे जिन्होंने आईपीओ मार्केट में शायद बहुत सालों से पार्टिसिपेट ना किया हो, वो पॉलिसी होल्डर्स हो सकता है इक्विटी ओनर्स बनने की भी चेष्टा करें, और उस लिहाज से आपको एक जो मूव दिख सकता है वो बहुत स्ट्रांग वहां पे होगा। तो आई वुड रादर गो विद दैट, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस में क्या है कि मार्केट शेयर की गेम है, कभी कभार आगे पीछे होती रहती है। आईएफएल ने नो डाउट परफॉर्म किया है, मैं देख रहा हूं 50-55 के लेवल से ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बट मेरी रिकमेंडेशन रहती है थोड़ी सी सेफ लॉन्ग टर्म बेट्स पे, उस लिहाज से मैं सीडीएसएल को अभी भी पसंद करूंगा। और ब्रोकिंग कंपनीज में थोड़ा सा मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आप लेट हो गए पैसा बनाने के लिए। जी।